हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान पढ़ाने वाला हूँ। और आज की मेरी कोशिश ये होगी कि भारत के संविधान में से जो है हम अनुच्छेद 12 जो राज्य की बात करता है यानी राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट। स्टेट क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें शामिल हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके इस दृष्टि से कि जुडिशरी में और या फिर बहुत दूसरे एग्जाम्स में ये राज्य से जो है परिभाषा जरूर आती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने और समझने रहेंगे। तो हम सारे लीडिंग केसेस के साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द स्टेट, कि राज्य क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके मतलब को सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने किन वादों में स्पष्ट किया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश हम अनुच्छेद 12 से करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये कहें कि राज्य में ये बताएंगे कि राज्य में क्या शामिल है। राज्य में क्या शामिल है ये जानने के लिए हमें अनुच्छेद 12 पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? इस भाग में जब तक की, मैंने क्या बोला, इस भाग में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, नंबर 1 पॉइंट वाइज याद रखा करो, संसद नंबर 2, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार नंबर 3 और विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत की सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। यानी सर एक बात समझने की कोशिश करिए आप कि देखो, अगर हम इस पॉइंट को देखें, ठीक है, कि क्या क्या शामिल है राज्य के अंतर्गत, साफ साफ बता रहा है भारत की सरकार शामिल है, भारत की संसद शामिल है, राज्यों की सरकार शामिल है और राज्यों के विधान मंडल शामिल है। इसके साथ साथ भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। आपने तुरंत मेरे से क्वेश्चन किया, सर सब कुछ तो समझ में आ रहा है कि भारत सरकार राज्य के अंतर्गत शामिल है, उसका अर्थ में हम निकाल लेंगे, संसद भी शामिल है और राज्य में से प्रत्येक जो है राज्य के अंतर्गत राज्य की सरकारें भी शामिल हैं, ठीक है, और विधानमंडल भी है। लेकिन सर ये ना समझ पाए कि स्थानीय और अन्य प्राधिकारी से क्या मतलब है, ठीक है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी से क्या मतलब है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की भाषा को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन जहां पर भी संविधान की भाषा या किसी विधि की भाषा स्पष्ट नहीं होती है, वहां हमें जरूरत पड़ती है निर्वचन की, यानी इंटरप्रिटेशन की। अब ये प्रश्न आया कि निर्वचन काम किसका है, यानी इंटरप्रिटेशन काम किसका है। तो निर्वचन काम है उच्चतम न्यायालय का, यानी एक तरीके से बेसिकली न्यायालय का, वो हम इस बात को इंटरप्रेट करेगी। तो अब जब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, सर इसका मतलब क्या है, जरा इसके मतलब को स्पष्ट करने की कोशिश करें या इसके मतलब को जो है स्पष्ट करें कि सर इसका मतलब क्या, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है। मैंने कहा इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन न्यायालय का। तो इसको इंटरप्रेट करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि राज्य के अंतर्गत जो है क्या क्या शामिल है। अब ये प्रश्न कई आ जाते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हमें निर्धारित करनी होती हैं। अगर राज्य शब्द में सम्मिलित हो गई कुछ बातें, तो उससे जिम्मेदारियां, लायबिलिटी जो है बढ़ जाती। तो सबसे पहला क्या क्या शामिल है, एक नंबर 1 गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और नंबर 3 ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। हमारा सारा फोकस ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज में है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, मैंने क्या क्या बोला, भारत सरकार एवं संसद हो गई, चलो ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, राज्य सरकार एवं विधानमंडल हो गई,
क्या हो गया, राज्य सरकार एवं विधान मंडल हो गई। और तीसरी चीज जो जब सबसे इंपॉर्टेंट थी, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और तीसरी बात क्या है, अन्य प्राधिकारी। मैंने अगली बात क्या कही, अन्य प्राधिकारी। अब मसला ये निकल कर आया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ऊपर की बातें तो एकदम क्लियर है, ठीक है। आपका प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का क्या मतलब है, ठीक है। देखो इधर, तो न्यायालय ने इसको कई मामलों पे हमें स्पष्ट करने की कोशिश करी। तो एक बात को समझो, अनुच्छेद 12 के अंतर जो प्राधिकारी शब्द है, इसका सीधा सीधा अर्थ अगर हम निकालने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो ये है कि जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना के निर्माण की, इनको जारी करने की शक्ति होती है। साथ ही साथ इनके पास ये पावर भी होती है कि वो इनको एक तरीके से इन्फोर्स भी करा सके, प्रवर्तित भी करवा सके, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है तो वो प्राधिकारी है, ठीक है। अगर किसी भी के व्यक्ति के पास, किसी अधिकारी को अगर ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वो क्या है, प्राधिकारी है। अब राज्य की प्राधिकारी के अंतर्गत ये चीजें हो गई। सर इस स्थानीय प्राधिकारी का क्या मतलब हुआ, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आपके नगर पालिकाएं, मैंने क्या बोला, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आपकी ये मान लीजिए कि नगर पालिकाएं शामिल हैं, ठीक है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट ब्रो बोर्ड, माइनिंग जो एक तरीके से सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी की सारी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे के सारे जो हैं किसमें शामिल हैं, स्थानीय प्राधिकारी में शामिल है। चलो सर ये भी क्लियर हो गया कि नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सारी संस्थाएं आपकी स्थानीय प्राधिकारी में हो गई। तो सर हमें ये बताओ, ये आपका अन्य प्राधिकारी कौन हुआ, ये जो है अन्य प्राधिकारी कौन हुआ। मैंने कहा यही एम्बिगिटी आ गई, ये टर्म बड़ा वेग और एम्बिगियस हो गया और बहुत ही ब्रॉड हो गया। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी इसके इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन के लिए हमें रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। इसका अख्तियार करना पड़ेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो हमें ये बताएंगे कि राज्य के अंतर्गत जो अन्य प्राधिकारी हैं इसका क्या तात्पर्य है। What is the meaning of other authority which is mentioned in the Article 12 of the Indian Constitution? इसको समझेंगे कि अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो बहुत ही बड़ी और विस्तृत व्याख्या, मैंने क्या कहा, बहुत ही बड़ी और विस्तृत व्याख्या एक तरीके से इसकी रही है, ठीक है। तो अब बार बार कई चीजें डाउट में आ गई कि राज्य शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है। तो सबसे पहले जो अन्य अधिकारी है, इसमें आपका जो है एक केस निकल कर सामने आया जिसने अन्य प्राधिकारी को डील किया गया, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखो शुरुआती चरण में तो बोला गया कि हम इसको मीनिंग ऑफ एजुस्डम जेनेरिस सेंस में समझेंगे। सर जरा ये क्या बोला है एजुस्डम जेनेरिस, इधर देखो, प्रिंसिपल ऑफ, सबसे पहले बोला कि देखो पहला इंटरप्रिटेशन के पहले सबसे पहला काम हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस, ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। इस प्रिंसिपल को हमने क्या किया, अप्लाई किया कि प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस क्या है। देखो इधर देखो, जैसे मैंने बोला कि गाय, बकरी और अन्य एनिमल, तो अन्य एनिमल में बफेलो भी शामिल है। तो ये जो मैंने क्या बोला, गाय, बैल, भेड़, बकरी और अन्य जानवर, तो ये जो अन्य जानवर शब्द है यानी इसी तरह के अन्य जानवर, यानी किस तरह के, ये पालतू जानवरों में से कोई है। तो हम बफेलो को भी, भैंस को भी इस अन्य जानवर में शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बोला सबसे पहले हम इस एजुस्डम जेनेरिस के सेंस में हम राज्य को समझने की कोशिश करेंगे कि अन्य प्राधिकारी का मतलब भी उसी सेंस में है, यानी कि इसी से मिलती जुलती जो है कोई अन्य संस्थाएं। तो सबसे पहले 1954 में, किसने, 1954 में मद्रास हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में, किस केस में, यूनिवर्सिटी
ऑफ मैड्रास वर्सेस शांताबाई, ये जो केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास वर्सेस शांताबाई के केस में 1954 में मैड्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डिम जेनरिस वाज अप्लाइड। यानी कि अगर मतलब क्या है कि जहां पर स्टेट की मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है ना, वहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनरिस अप्लाई करेंगे और उससे ये सेंस निकल रहा है कि यूनिवर्सिटी इज नॉट स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कुछ बहुत हद तक ज्यादा अच्छा जो है इंटरप्रिटेशन नहीं निकल कर आया और यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना कोर्ट ने, मैड्रास हाई कोर्ट ने। इसके बाद अगला केस जिसमें इसी मसले को प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनरिस, जिसे बोलते हैं ऑफ द सेम काइंड, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी, यानी और अन्य में कौन आ जाएगा, बैल, बैल भी इसी कैटेगरी में है। तो एजुस्डम जेनरिस के प्रिंसिपल को जो है, ठीक है, दूसरे नजरिए से हमने किस केस में देखा, उज्जम भाई वर्सेस स्टेट के कोर्ट में, ठीक है ना। तो कोर्ट ने उज्जम भाई के केस में ये जो स्टेट ऑफ मैड्रास यूनिवर्सिटी वर्सेस ऑफ मैड्रास वर्सेस शांताबाई का जो केस था, उज्जम भाई के केस में प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनरिस को डिनाई कर दिया। क्या बोला कोर्ट ने, डिनाई कर दिया और इसको अप्लाई करने से इनकार कर दिया, यानी इसको जो है एक तरीके से रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 1962 का वर्डिक्ट था, उज्जम भाई वर्सेस स्टेट। केस का क्या नाम है, उज्जम भाई वर्सेस स्टेट। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, स्टेट ऑफ यूपी जो था केस आपका, उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया और बोला कि नो एजुस्डम जेनरिस प्रिंसिपल, यानी इस ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार के का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर अप्लाई करने से मना कर दिया, ठीक है। जब मना कर दिया तो अब फिर अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई कि हम राज्य माने अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किसको शामिल करें किसको शामिल न करें। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास वर्सेस शांताबाई के केस में यूनिवर्सिटी को ही निकाल दिया। अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, पर एक बात तो क्लियर हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कि हम अब एजुस्डम जेनरिस का प्रिंसिपल अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले 1979 में, किसके अंतर्गत, 1979 में एक आपका केस आया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। 1967 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस स्टेट। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या किया गया, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन लाल। इस केस में क्या किया गया, इसमें इस बात को क्लियर किया गया। कोर्ट ने कहा कि देखो, हम ये अगर हमें जानना है, बहुत इतनी अच्छी डेफिनेशन दी अदर अथॉरिटीज की, यानी अन्य प्राधिकारी की। कोर्ट ने कहा कि अगर हमें ये जानना है कि कोई स्टेट है अथवा नहीं, ठीक है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि वो अथॉरिटी स्टेब्लिश कैसे हो रही है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेब्लिश हो रही है, किन दो चीजों से, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो स्टेब्लिश हो रही है, किससे किससे, कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्टैब्लिश कर रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई अदर एनी अदर इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट से या किसी कानून से उसका निर्माण हो रहा है, संविधान से उसका निर्माण हो रहा है, तो हम उसको अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य के रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो रहा, यानी कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वे प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी अन्य परिनियम द्वारा जिनका सृजन हो रहा हो, जिनका सृजन, जिनका निर्माण खुद संविधान के द्वारा हो रहा हो, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत उसको हम रखेंगे। बस
फॉर्मेशन क्रिएशन कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से उसका क्रिएशन हो रहा है, अगर मान लीजिए कि किसी अदर इंस्टीट्यूट से उसको बना रहे हैं, हम कानून पास करके उसको लेके आ रहे हैं, तो हम ये मानेंगे स्टेट के जो अदर अथॉरिटीज हैं, अन्य प्राधिकारी हैं, उसमें ये शामिल है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, अगला जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया, आरडी सेट्टी वर्सेस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अगला जो केस है, इसमें क्या बोला गया, हम ये देखेंगे कि उसका सृजन कैसे हो रहा है। क्या उसका सृजन संविधान के द्वारा हो रहा है या किसी अन्य परिनियम के द्वारा हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो स्टेट है। देखो कितनी विस्तृत परिभाषा दे दी, बड़ी क्लियर डेफिनेशन दे दी है। और एजुजडम जेनरिस का प्रिंसिपल तो बिल्कुल वाहियात था, जो हमने अप्लाई नहीं किया। यूनिवर्सिटी को स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट से पास करके लॉ बना के हम उसको लेके आते हैं। बन रही है यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, बन रही है स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ से, स्टेट लेजिस्लेचर से, और हम कह रहे हैं ये स्टेट ही नहीं है। ठीक है, तो हमने किस केस में, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में, इस बात को प्रूव को हेल्ड किया कि हम दो बातें देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट से। मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से हो रहा है। अब हमने एक दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट केस, आरडी सेट्टी वर्सेस, केस का नाम क्या है, आरडी सेट्टी वर्सेस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा केस था जिसमें एक नया डायमेंशन हमें आरडी सेट्टी के केस में जो है मिला। इसमें बोला कि देखो आरडी सेट्टी के केस में दो बातें बोली गई। देखो बड़ी बात ध्यान से सुनना कि देखो हमें अगर ये जानना है, आरडी सेट्टी वर्सेस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें जस्टिस पीएन भगवती साहब ने, किसने, जस्टिस पीएन भगवती साहब ने हमें यह क्लियर करने की कोशिश करी कि व्हाट इज द स्टेट। क्या क्लियर करने की कोशिश करी कि व्हाट इज द स्टेट। ये क्लियर करने की कोशिश करी कि व्हाट इज द स्टेट। इन्होंने कई पैरामीटर जो है इस केस में हमें बताए। उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हमने इसमें ये देखा कि देखो कि एक कानूनी निगम, सपोज करो, उन्होंने कहा कि जैसे कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी सरकार की अभिकर्ता या अभिकरण है कि नहीं है। ठीक है, अभिकर्ता या अभिकरण है या नहीं है। अगर है तो फिर वो राज्य के अंतर्गत शामिल है, यानी कि एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी, सरकार की अभिकर्ता या अभिकरण अथवा अभिकरण। मैंने क्या बोला, एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमें देखेंगे, यानी सरकार की एक तरीके से आपकी अभिकर्ता या अभिकरण है अथवा नहीं। अगर है तो वह राज्य शब्द के अंतर्गत एक तरीके से शामिल है, यानी एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें बोला कि देखो हम ये देखेंगे कि सरकार की अभिकरण या अभिकर्ता है या नहीं है। अगला प्रश्न है कि ये कैसे पता लगेगा कि अभिकरण या अभिकर्ता है या नहीं है। तो हम बोले ये जानने के लिए कि अभिकरण या अभिकर्ता है या नहीं है, हम ये देखेंगे कि इसका स्रोत क्या है। हम क्या देखेंगे, इसका स्रोत क्या है। ठीक है, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, इसका गवर्नमेंटल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, सरकारी महत्व तो इसका है या नहीं है। ठीक है और दूसरा, क्या इसकी मोनोपोली है। मोनोपोली माने जो राज्य ने उसको दे रखी है। यानी कि मेन जो है एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी देखना है, यानी मुख्य बात हमें ये देखना है कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इसके सोर्सेस क्या है, इसकी आय के सोर्सेस क्या है, इस पर कंट्रोल किसका है, कि क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये देखकर हमें एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी का पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात हमें सबसे पहले किस केस में बताई गई, आपका आरडी सेट्टी वर्सेस
नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में। तो आरडी शेट्टी वर्सेस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में 1979 में हमें यह पता लगा कि देयर इज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, नंबर 1 एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट आर द स्टेट। ठीक है, दैट आर द स्टेट। ठीक है, अब इससे पहले सबसे पहले यात्रा कहाँ से शुरू करी हमने? सबसे पहले उज्जम भाई के वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और उसके बाद आरडी शेट्टी, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। हर एक केस में नया डायमेंशन हमें कोर्ट से मिल रहा है और ये डायमेंशन निकल रहे हैं इंटरप्रिटेशन के दौरान। इधर देखो, जब इन पर मुकदमे होने शुरू हुए तो यूनिवर्सिटी के पास लाइबिलिटी तय करनी, यूनिवर्सिटी कह रहा हम स्टेट है ही नहीं, एलआईसी के पास जाओ कह रहा है ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाओ कह रहे है ही नहीं। तो पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये स्टेट है कि नहीं, तभी इनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण दूसरे तरीके से हो पाएगा, है ना। तो ये सारे झगड़े ये पता लगाने के लिए थे कि ये राज्य के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं है। तो अगला जो केस था वो था आपका अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुंजीब। ये बहुत ही लीडिंग केस था। क्या मैंने बोला? अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुंजीब, बहुत ही लीडिंग केस था। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। मैंने क्या बोला? अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये जो केस था अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब 1980 का केस था, और इसमें जज साहब थे जस्टिस पीएन भगवती। जज साहब कौन थे? जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती इसमें भी जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इस केस में जो है बड़ी अच्छी बात बोल दी। इस केस में ये बोला गया कि देखो, अगर किसी प्राधिकारी को, हमें निगम को, निकाय को ये मानना है कि राज्य है अथवा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। तो बोले इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इसका सृजन कैसे हुआ है, इस कैसे बना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या इंस्टीट्यूट से बना, ये नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे इसका प्रयोजन क्या था, पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। ठीक है, हमने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि इन दी बोथ केसेस अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुंजीब एंड आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती of the judge, and in the both cases Justice P.N. Bhagwati said that the any agency and instrumentality of the government would come under the category of the other authorities. क्या बोला? कि any agency and instrumentality of the government would come under the category of other authorities. वो उसको हम एक तरीके से, और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम ये नहीं देखेंगे इसका सृजन कैसे हुआ, बना कैसे, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। और उन्होंने कहा कि ये पता लगाने के लिए कि गवर्नमेंट की एजेंसी अभिकरण अभिकर्ता है कि नहीं है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने बोला कि कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या बोला, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसको समझो। जस्टिस भगवती साहब ने बोला कि हमें वही दो बातें देखनी होंगी, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो सर जी वो तो ठीक है, आप बार बार एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी कह रहे हो, ये कैसे पता लगेगा कि इसमें किसी की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी है, ये कैसे पता लगेगा और हमें कौन बताएगा? तो हमने कहा कि इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। हम देखेंगे हिस्सा किसका है, एंटायर शेयर किसका है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एंटायर शेयर किसका है, हिस्सा किसका है। ठीक है, यानी कि एंटायर शेयर कैपिटल क्या गवर्नमेंट का लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर, खर्चे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, खर्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, किनके ऊपर हो रहा है, पर्पस क्या है, यानी कि एंटायर एक्सपेंडिचर। दूसरा मसला क्या रहा, एंटायर एक्सपेंडिचर, ये दूसरा सबसे बड़ा मसला रहा कि खर्च कहाँ पे हो रहा है, हमें इसको भी देखना होगा। तीसरा ये देखना कि क्या एक छत्र राज्य चल रहा है, ठीक है, क्या इसके ऊपर इसकी मोनोपोली है और उसको स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। मोनोपोली स्टेटस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने क्या बोला, मोनोपोली स्टेटस, कि ये देखो कि क्या इसका मोनोपोली यानी एक छत्र राज्य और क्या वो स्टेटस स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताई कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताई वो ये थी कि व्हाट इज इफ देयर डीप
एंड परवेसिव कंट्रोल। क्या डीप कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है क्या उस प्राधिकरण के ऊपर अन्य प्राधिकारी के वर्ड जो है, अदर अथॉरिटीज जो वर्ड है, क्या उसके ऊपर राज्य का गहरा नियंत्रण है? क्या उसके ऊपर राज्य का गहरा नियंत्रण है? यानी डीप कंट्रोल, मैंने क्या बोला? डीप कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, राज्य का नियंत्रण इस पर है क्या? बोले इतनी बातों को, 4 बातों को जस्टिस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में हमें पता लग गया। ठीक है, किसे पता लग गया? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में हमें पता लग गया कि देखो 2 बातों को देखना होगा। लुक एट मी, एक बार समराइज करते हैं। इन द केस ऑफ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जस्टिस पीएन भगवती हेल्ड दैट की द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर पता लगा कि साहब ये कैसे पता लगा है एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है? तो बोला कि टू फाइंड आउट की एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है, हमें ये देखना होगा कि उस पर शेयर किसका, हिस्सेदारी किसकी लगी हुई है, सरकार की। हमें ये देखना होगा वो हिस्सेदारी खर्च किन के ऊपर हो रही, कैसे खर्च हो रहा है, उसको कौन खर्च कर रहा है। हमें ये देखना होगा क्या मोनोपोली स्टेटस है उसका, उस मैटर्स को वही केवल संस्था देख रही है, दूसरा कोई संस्था नहीं है, और क्या ये राज्य द्वारा संरक्षित है। और तीसरी बात, क्या उसके डे टू डे अफेयर्स में राज्य का नियंत्रण है। मैंने क्या बोला? क्या उसके डे टू डे अफेयर्स में राज्य का नियंत्रण है, एक बात। ठीक है, और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि क्या वो पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्या वो पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो हमें ये बातें देखनी पड़ी कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इन माध्यमों से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि राज्य है अथवा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ढेरों केस हमारे सामने निकल कर आए। ठीक है, ये तो पैरामीटर्स हो गए जिनसे हम ये निर्धारित करेंगे कि एक तरीके से राज्य शब्द के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अन्य प्राधिकारी शब्द हमेशा ही एक तरीके से निर्धारण की कसौटी बना रहा। तो सबसे पहला शब्द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल, इस वाद में कहा गया कि कई परीक्षण हैं हमारे लिए जिसे पता करने के लिए कि राज्य है अथवा नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इस केस को भी सुनते जाओ। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का जो केस है, ठीक है, इसको भी सुन लो। इसमें भी कई चीजें निर्धारित हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के वाद में एक कई बातें निर्धारित कर दी इस वाद में न्यायालय ने। इस वाद में सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में न्यायालय ने 4-1 से निर्णय देते हुए बोला कि बहुत सारे ऐसे प्राधिकारी को ये डिसाइड कर दिया ये राज्य के अंतर्गत आती हैं अथवा नहीं आती हैं। मैंने क्या कहा? बहुत से ऐसे प्राधिकारियों को ये निर्धारित कर दिया कि ये राज्य के अंतर्गत आती है अथवा नहीं आती है। ठीक है, कि राज्य के अंतर्गत आती है अथवा नहीं आती है। ठीक है, अब इस केस में कई बातें बोली गई। देखो, सबसे पहले तो आपका LIC, ONGC, ठीक है, आपका LIC, ONGC, इस सब के सब धारा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला गया? जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, ONGC, ये सब क्या है? स्टेट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 12। मैंने क्या बोला? ये सारे के सारे क्या है? स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है ये अन्य प्राधिकारी हैं, इसलिए ये राज्य हैं। एक बड़ा मैटर इसी में जो है एक तरीके से निर्धारित हो गया कि क्या राज्य के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और प्रमुख वाद आपका रहा यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन। किसका वाद रहा? सारे देखो, इन सारे वादों में जब भी जिसने ये इस बात से इनकार कर दिया कि वो अन्य प्राधिकारी में राज्य के अंतर्गत आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, इस बात का निर्धारण करने के लिए हमें चलना पड़ा न्यायालय के पास। तो उसने अपने जो
पैरामीटर से उनको अप्लाई किया, साथ ही साथ उसके स्टेटस को भी निर्धारित किया कि राज्य के अंतर्गत आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट केस था आपका जो अजय हाशिया खालिद मुजीब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने कसौटियों का अनुसरण करते हुए बोला कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर्ड एक सोसाइटी जो है केंद्रीय सरकार की अभिकरण है और वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल है, यानी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी की बात करी जो हमने बताई। एक अपना और अलग आपका केस है, उस केस का नाम है यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन बनाम विजय नारायण। मैंने क्या बोला? यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन, यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन बनाम यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन बनाम विजय नारायण। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनाम विजय नारायण, यूपी वेयर हाउस कारपोरेशन बनाम विजय नारायण। और इस केस में जो है आपका AIR 1980 का केस है। कब का? 1980 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इस केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, क्या? उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, ये क्या है? राज्य है। मैंने क्या बोला? उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम क्या है? राज्य के अंतर्गत जो है एक तरीके से शामिल है। तो सारा का सारा झगड़ा, मैंने क्या कहा, अगर हम इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाने की कोशिश करें कि सारा का सारा झगड़ा बस इस बात को लेकर है कि जो है राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो बोला गया राज्य के अंतर्गत राज्य की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी जो है स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल है। मैंने कहा स्थानीय प्राधिकारी में नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, ये सारी की चीजें शामिल है। और अदर अथॉरिटी का झगड़ा फैला हुआ है। तो मैंने कहा अदर अथॉरिटी क्या है, ये जानने के लिए हमें कई फैक्टर्स का एक साथ रखना होगा कि उस पर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल किसका है, एंटायर शेयर किसका है, एक्सपेंडिचर किसका है, क्या उसका सोशल पर्पस है, कंट्रोल कौन कर रहा है और उसका क्या कार्य और प्रणाली पब्लिक सर्विस के फॉर्म में है। अगर ये सारी बातें हैं तो उसको हम राज्य के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी में शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जानने की कोशिश करी बहुत सारे वादों में, ठीक है, कि क्या राज्य के अंतर्गत शामिल है या नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर पूछ देता है कि इज एनसीईआरटी स्टेट और नॉट। ये झगड़ा भी फैल गया कि एनसी जो ईआरटी है वो क्या राज्य के अंतर्गत शामिल है कि नहीं शामिल है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है चंद्रमोहन वर्सेस एनसीईआरटी। क्या नाम है केस का? चंद्रमोहन वर्सेस एनसीईआरटी। मैंने क्या बोला? चंद्रमोहन वर्सेस एनसीईआरटी। और इस केस में न्यायालय ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इस केस में कि एनसीईआरटी इज नॉट एन स्टेट। क्या बोला गया? एनसीईआरटी जो है, क्या बोला गया? एनसीईआरटी राज्य नहीं है। इस केस में बोला गया चंद्रमोहन बनाम जो है एनसीईआरटी के वाद में, ठीक है, क्या बोला गया? वो राज्य नहीं है। एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट था 2009 का, ठीक है, 2009 का एक केस बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें कुछ नई बातें हमें सुनने को मिली, ठीक है। और एक केस है पंजाब जल आपूर्ति बनाम सीवरेज बोर्ड, ठीक है। इस 2007 का ये बात है, पंजाब जल आपूर्ति और सर्विसेज बोर्ड बनाम रजजोत सिंह। इस वाद में कहा गया कि जो एक तरीके से देखो अधिनियमित निकाय जो भी हैं वो सब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ का केस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट का केस है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर व्हाट इज द स्टेटस
what was the propounded in the very leading case that if the Mandeep Misra versus Union of India, मैंने क्या बोला, मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ, मैंने क्या कहा, मनदीप मिश्र मैंने केस का वाद का नाम बताया, मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ। इस वाद में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई। उसने निकाला कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई, मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ, मनदीप मिश्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2009 के केस में क्या बोला गया कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है। क्या कहा, मैंने कहा कि मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ के बाद में क्या कहा गया कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है। मैंने क्या बोला, राज्य में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात जो है हमें बताई गई। साथ ही साथ ये हमें देखना होगा कि क्या राज्य में शामिल है और क्या राज्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सारे के सारे रास्ते हमें ये क्लियर करने के थे कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज नॉट द स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमने एक तरीके से देखी और समझी। प्यारे बच्चों इसके अलावा भी कई फैक्टर्स आपके हमारे सामने थे जो ये पता लगाने के लिए काफ़ी थे कि व्हाट इज द स्टेट, तो उनको भी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कुछ इस तरीके से समझो, इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो। वेट, इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो राज्य के संदर्भ में कि देखो इधर तो हमने अभी बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि व्हाट इज द स्टेट, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक तरीके से इसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है, इसके ऊपर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसके फंक्शंस को कौन देख रहा है, ये सारी बातें जो है हमें देखने के लिए राज्य की तरफ जो है चलना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस थे जिनमें हमने कई बातें देखी। पर क्या सर एक बात बताओ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या राज्य है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या राज्य है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जी टेलीफिल्म्स। मैंने क्या केस बताया, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस, मैंने क्या बताया, जी टेलीफिल्म्स, ठीक है, वर्सेस जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई, बड़ी कई जजेस की इसमें बेंच थी। ठीक है, इसमें जस्टिस संतोष हेगड़े और कई सारे जजेस थे जिन्होंने बोला कि बीसीसीआई, किसकी बात हो रही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की, क्या बोला गया, बीसीसीआई इज नॉट स्टेट। ठीक है, क्या बोला गया, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो क्या है, वो राज्य नहीं है। क्यों, सारी बातें देखो, ना तो नियुक्ति इसकी राज्य कर रही है, ना तो उस पर कंट्रोल राज्य का, ना तो उसका फंक्शन पब्लिक नेचर का, ना तो वो पैसे सरकार से ले रही है, रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेवेन्यू भी एक तरीके से जनरेट कर रही है खुद ही से, और एक्सपेंडिचर भी खुद पे ही कर रही है। तो कहाँ पर इसका जो है एक तरीके से कहाँ पर ये पता लग रहा है कि स्टेट के अंदर इसको हम लेकर आए। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों कई केसेस ऐसे निकल कर आए जिसमें हमें यह देखना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कि सीएसआईआर स्टेट है क्या। ठीक है, तो जवाब आया कि यस, सीएसआईआर भी स्टेट है। ठीक है, तो बीसीसीआई का तो पता लग गया। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मैंने क्या बोला, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के सामने प्रदीप कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 16 अप्रैल 2002 इसकी डेट ऑफ जजमेंट है। इसमें भी एक बड़ा मसला निकल कर आया कि क्या सर सीएसआईआर स्टेट है। इशू क्या था, सीएसआईआर, मैंने क्या बोला, सीएसआईआर क्या स्टेट है, तो जवाब आया यस,
CSIR if the state। इसके पीछे कई कारण रहे, इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है, फंक्शन कौन ले रहा है। और इस वाद में, किस वाद में, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में CSIR को स्टेट माना और सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को जो पुराना जजमेंट था उसको न्यायालय ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्या किया, न्यायालय ने रिवर्स कर दिया। सर CSIR स्टेट है, हाँ स्टेट है। सर कोर्ट ने माना कैसे स्टेट इसको, मैंने कहा कई रीजन्स देखे। बोला लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट बना कैसे, लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ CSIR, CSIR का गठन कैसे हुआ, इसको देखो। ठीक है, जवाब आया आपका एक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने CSIR का गठन किया। ठीक है, और उस तरीके से जो है हमारा CSIR जो है वो फॉर्म हुआ। दूसरी बात हमें ये बताओ कि ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस कैसे हैं, काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है। मिलेगा, देखो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पैसा जनरेट नहीं करता, पब्लिक फंक्शन पे काम करता है, ये भी देख लिया। बोला मैनेजमेंट और कंट्रोल किसका है, बोला मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। बोला फाइनेंशियल एड इसको कौन देता है, बोला गवर्नमेंट देती है। बोला सारा काम तो फुलफिल है, फिर ये स्टेट क्यों नहीं है। न्याय कोर्ट ने इसको CSIR को जो है आपका क्या माना, CSIR को स्टेट माना। ठीक है, क्या माना, CSIR को कोर्ट ने स्टेट माना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुंजीब। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुंजीब, सहरावर्दी केस है, जिसमें वो सारे के सारे पैरामीटर हमें बता दिए कि कैसे हम किसी को स्टेट मान सकते हैं या नहीं मान सकते। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एंटायर शेयर देखेंगे, एंटायर एक्सपेंडिचर देखेंगे, मोनोपोली स्टेटस देखेंगे कि कौन उसको कर रहा है, उस पर कंट्रोल किसका है, हु इज कंट्रोलिंग, क्या वो राज्य से संबंधित है। ठीक है, इन सारी बातों को हम देखेंगे। सबसे अब अगली बात आई कि देखो, सब पे जो इंपॉर्टेंट निकल कर बात आई कि सर एक बात बताओ कि क्या न्यायालय राज्य है अथवा नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आया, क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया, इज कोर्ट स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मसला हमारे सामने निकल कर आया। ठीक है, कि इज, ठीक है, कोर्ट स्टेट और नॉट। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि बहुत से विधि शास्त्रियों ने, चाहे भारतीय संविधान जो किताब लिखी है जस्टिस VN शुक्ला साहब ने, डॉक्टर VN शुक्ला बेसिकली, उन्होंने भी कहा कि देखो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमें न्यायपालिका को राज्य के अंतर्गत आना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, राज्य के अंतर्गत लाना होगा। तो सबसे पहले एक अभी रिसेंट का केस है जुलाई 7, 2015 का। ठीक है, जुलाई 7, 2015 का जो केस है आपका रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको जो प्यारे बच्चों अभी आपको मैं क्लियर करता हूं। पहला प्रश्न आपका कि सर क्या न्यायपालिका को राज्य के अंतर्गत रखना चाहिए, तो बड़ा स्पष्ट और अच्छा जवाब मिला रिजू प्रसाद शर्मा और अन्य बनाम असम राज्य के। ठीक है, ये सुनो, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। मैंने क्या बोला, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ठीक है, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम और अन्य के केस में 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय की डिवीजन बेंच ने, इसने डिवीजन बेंच ने बोला कि वेदर कोर्ट इज स्टेट और नॉट, इसको हमें दो बातों को देखना होगा। कितनी बातों को देखना होगा, यह पता लगाने के लिए कि, बहुत अच्छी बात कही, कि यह पता लगाने के लिए कि राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका शामिल है अथवा नहीं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने दो बातें कही। देखो, बोला कि कोर्ट ने बोला कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन, न्यायालय ने क्या कहा, दो बातें और दोनों बड़ी महत्वपूर्ण
बातें न्यायालय ने कही। उन्होंने कहा कि जब न्यायिक कार्य का निष्पादन कर रहा होगा न्यायालय, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस, राज्य स्टेट नहीं है। और दूसरी बात बोला गया कि व्हेन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जब प्रशासनिक कार्यों को कोर्ट कर रहा होगा, देन कोर्ट इज द स्टेट। कोर्ट ने क्या बोला? एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग। बहुत क्लियर बात है सर, मुझे इधर उधर की बात नहीं, एक लाइन में मुझे समझाओ। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, न्यायालय ने स्टेट को परिभाषित करते हुए ये बताया कि क्या न्यायपालिका को राज्य के अंतर्गत हम रखें, तो बोला कि दो बातों को हमें देखना होगा। कितनी बातों को देखना होगा? हमें दो बातों को देखना होगा। सर दो बातों को देखना होगा, हमने कहा किन बातों को देखना होगा? हमें ये देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी रिसेंट के 2015 का 2015 का, कि क्या राज्य क्या न्यायालय न्यायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है? अगर न्यायालय न्यायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है तो वो राज्य नहीं है। मैंने क्या बोला? क्या राज्य न्यायिक कार्यों का निस्तारण कर रहा है? अगर ऐसा है तो वो राज्य नहीं है। और जो दूसरा प्रश्न निकल कर आया कि क्या राज्य प्रशासनिक गतिविधियों का निस्तारण कर रहा है? यदि ऐसा है तो राज्य है। अगर ऐसा है तो वो राज्य है। ठीक है। इसके अलावा तो ये दो बहुत 2015 का बहुत ही डिवीजन बेंच का बहुत ही क्लासिकल जजमेंट है रिगार्डिंग द कोर्ट। We will look at the function of the court. If court is performing the judicial functions, that is not the state. If the court is performing the administrative functions, that is the state. So it's all depend upon the functionality of the court. ये बात तो तुम्हारी रिज्जू प्रसाद वर्सेस रिज्जू प्रसाद शर्मा और असम राज्य के बाद में आ गई। लेकिन इसके भी पहले एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछता है, वो है आपका AR अंतुले वर्सेस RS नायक। मैंने क्या केस बताया? इससे पहले का एक बहुत ही पुराना केस है, उस केस का नाम है AR अंतुले वर्सेस RS नायक। AR अंतुले वर्सेस RS नायक। ये 1988, मैंने कब का केस है? 1988, 1988 का केस है। और ये वाद बड़ा महत्वपूर्ण था प्यारे बच्चों। इस वाद में हमने क्या माना? इस वाद में कोर्ट इज ए स्टेट, न्यायालय ने कोर्ट को राज्य माना। मैंने क्या बोला? इस वाद में न्यायालय ने कोर्ट को जो है राज्य माना। ठीक है। तो ये पुराना केस था जो और ज़्यादा क्लियर सिचुएशन बन गई जाके रिज्जू प्रसाद शर्मा और अन्य बनाम बनाम स्टेट ऑफ असम के वाद में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम कई सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या रखेंगे? क्या क्या फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास है, इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शंस हैं क्या, ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए ये काम कर रहा है, ये सारी बातें देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अदर अथॉरिटी यानी अन्य प्राधिकारी है कि नहीं पता करने का, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य में शामिल है या नहीं ये जानने का केस है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि देखो, क्या एंटायर शेयर कैपिटल राज्य से ले रखा है, इसके एक्सपेंडिचर किन के ऊपर है, क्या उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है, क्या वो मोनोपोली स्टेटस को एंजॉय कर रहा है, क्या उसके ऊपर राज्य का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है स्टेट का, क्या उसके फंक्शंस राज्य से सरकार से जुड़े हुए हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम ये पता लगा सकते हैं कोई राज्य है अथवा, मैंने क्या बोला, कोई राज्य है अथवा नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से एक आपका केस और था प्रदीप कुमार विश्वास केस। मैंने क्या बताया? प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी केस। ये केस भी हमें बताता है कि क्या क्या देखना है। बोला है कि पुरानी बातें ही हमें रिपीट करी कि फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी देखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है और फाइनेंशियल एड कहाँ से इसको मिल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बातें क्लियर हो गई। और रिज्जू प्रसाद में बनाम शर्मा बनाम भारत संघ के बाद में जो है क्या बोला गया कि
राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका शामिल है, लेकिन तब जब वो प्रशासनिक कार्य कर रही हो तब। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य बड़ा वर्डिक्ट था, कॉमन कॉज। ये तो बहुत ही नामी संस्था है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2015 का है। ये भी इसी बात से संबंधित है कि क्या न्यायपालिका शब्द के अंतर्गत राज्य शामिल है अथवा क्या राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका शामिल है अथवा नहीं। तो इस केस ने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, उन्होंने कहा कि इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि, बड़ी अच्छी बात निर्धारित करी कि देखो ऐसा है, अनुच्छेद 12 एवं भाग 4 के अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों राज्य का अनन्य हिस्सा है। तो जो बात क्लियर हुई आपकी रिजू शर्मा वाले केस में, उसको इसमें और ज्यादा क्लियर कर दी। क्या बोला गया कि राज्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है वो तीनों राज्य शब्द जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है उसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है क्या है, शामिल है। तो अब ये बात क्लियर है कि न्यायपालिका शब्द के अंतर्गत, न्यायपालिका जो है राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल, और इस बातों को हम कई तरीके से क्लियर भी कर चुके हैं। तरीका क्या है ये भी पता कर लिया। तो सारा झगड़ा प्यारे बच्चों किस पे था? सारा झगड़ा आपका अन्य अथॉरिटी से संबंधित था। तो अब हमें पता लग गया कि अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या। अन्य प्राधिकारी का मतलब हमें निकालने के लिए किसी भी संस्थान के अन्य प्राधिकारी में आ रही है कि नहीं आ रही है, विभिन्न फैक्टर्स, बहुत सी बातें जो न्यायपालिका ने प्रमाणित करी, बताई, उनको साथ में ध्यान में रखकर हम पता लगा पाएंगे। तो उम्मीद है राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इन बातों को हमने समझा होगा। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर किसी नए लेक्चर के साथ जो है आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कोई भी नया टॉपिक क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशीष बंद का आप सब।